अरे आपको बताया था एक एक्सीडेंट भी हो गया, वो तो उसको समा वाले को शायद उन्होंने वो नोट डाउन किया और उसको उन्होंने काउंटर किया। अंदर जेबरा के जो थे वो डंडे बरदार फोर्स बहुत फिर रही थी इनकी सिक्योरिटी। असल में जेबरा वाले जो थे ना वो बदमाश बन के फिर रहे थे, और वो आपको पता है कि शहर में आए हुए बेलगाम किस्म के लोग थे। हमारा तो उनके साथ कोई हो ही नहीं सकता। आप मेरी बॉडी भी देख सकते हैं कि मेरी बॉडी क्या थी। इत्तेफाक से मेरे साथ एक मेरा दोस्त था, वो जमात इस्लामी से, उसकी दाढ़ी शाड़ी थी, उसकी शक्ल भी वैसी ही लगती है, तो वो मैंने उसको रखा हुआ था इसीलिए, तो शेल्टर करने के लिए हम लोग साहब हैं। तो वो एक जेबरा ने मुझको जो था वो उसने मुझे नोट कर लिया कि मैं इस तरह वीडियोस बना रहा हूँ और इस तरीके से चिल आउट कर रहा हूँ, तो वो आया। क्योंकि अंदर वीडियोस थोड़ी देर के लिए बन रही थी, अंदर कोई भी आपका जो था ये मीडिया वाला वो अंदर वीडियोस इस तरीके से जाके मोबाइल फ़ोन के ऊपर नहीं कर रहा था। सही। तो मैं जब चल रहा था तो मुझे देखता हुआ पीछे ही लग गया मेरे, किसी तरीके से मुझे समझ में नहीं आया, तो मेरे दोस्त ने नोट कर लिया। उसने बोला खालिद तुम्हारे पीछे जो है ना कुछ लग गया है। तो कल तो आप कह रहे थे कुछ जेबरा एजेंसी लग गई आपके पीछे। वही जेबरा एजेंसी होगी ना। तो वो डंडे वाला लग गया था, उसके हाथ में डंडा था जेबरा वाला। तो मैंने कहा उस्ताद ये किधर ऐसा नहीं हो कि मुझको कुछ कर आगे पीछे। तो इधर तो आपको पता है जलसे में एक पड़ती है तो वो पूछता कोई भी नहीं है, तो फिर सभी फ़ायदा उठाते हैं कि टका 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 टक होता है। हाँ, वो जीएनएन के रिपोर्टर के साथ भी यही मामला हुआ, मारा पीटा और कैमरा वगैरह तोड़ दिया। बहुत ज़्यादती की इन्होंने। और इन्होंने जिस वक्त हम लोग, उसके बाद मैं वापस होना शुरू हुआ तो उसने आके मुझे काउंटर किया। उसने बोला आप ये वीडियोस क्यों बना रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, वही अपनी वो। अच्छा, इनको कम से कम इतना ख्याल कर लेना चाहिए था कि जो समा का रिपोर्टर था वो मिनॉरिटीज़ में से है, अक़लियत में से, कम से कम इतना ख्याल कर लेते कि आप मज़हब के नाम लेवा और आपने गैर मुस्लिम जो आपके अंडर आता है, ठीक है, आप उसके जो है जिम्मेदार हैं, आप उसको, आपका जिम्मी बनता है एक तरह से, तो आप इतना ही ख्याल कर लेते कम से कम। अरे आप इसकी बात कर रहे हैं, वो पानी का ख्याल नहीं कर रहे थे जिन लोगों को वो लेकर आए हुए। उधर से जब औरतें अंदर आ रही थी तो वो बेचारी जिस तरह बकरियां इधर से उधर हो रही हैं, यार मैं हैरान, मेरे को बड़ा अफसोस। ये जुमला गलत हो गया मेरे ख्याल में, औरतों को बकरियां कहना नहीं गलत क्यों हो गया। बकरियां तो एक मिसाल दे रहे हैं कि उनसे मुमासलत कर रहे हैं। हमारी तो बहनें थी, माएँ थी जो उधर आई हुई हैं, हम तो उनके लिए इज्जत से बात कर रहे हैं कि यार अगर आप ख्वातीन को लेकर आए हैं उनकी इज्जत करें आप। यू शुड पे द रिस्पेक्ट प्रॉपरली। आप सबको करना चाहिए, मगर ख्वातीन आपको पता है ना उनकी वो उस तरीके से उनकी जो ज़रूरियात होती हैं वो उस तरीके से पूरा नहीं कर सकती जिस तरह मर्द करता है। बिल्कुल। जिस तरह आप चले गए किधर बाहर निकल गए, थूक दिया, पानी पी लिया या रफ़ा हाजत के लिए चले गए, उनके लिए स्पेसिफिक वो चाहिए जिसको बोलते हैं एक शेल्टर चाहिए, प्रॉपर तरीके से उनको आपको पैम्पर करना पड़ता है। तो उसकी रिस्पेक्ट अलग से है यार। वो हमारे मेहमान भी थे, मैं कह रहा हूँ ना, हमारे मेहमान थे कराची में आके, और हमारी माएँ बहनें, हमारी बच्चियाँ थी जो आई हुई थी, वो क्यों इस तरीके से फिर रही थी। यानी वो बेचारी पूछ रही हैं ये किधर हो रहा है जलसा। अच्छा मुझसे पूछता है एक ज़ेबरा के जलसा कब ख़त्म होगा। मैंने कहा भाई तुम आए किस लिए थे, ये क्यों पूछ रहे हो, तुम्हें नहीं बताया। कहता नहीं मैं तो बलूचिस्तान से आया है, गाड़ी के अंदर आया है, तो अब गाड़ी जब जाएगा तो मुझे जाएगा, मैं थक गया हूँ। तो मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ। तो मुझे ऐसा करके देखता, कहता है यार आप पानी तो पिला दो यार। तो ये सिचुएशन थी। पानी क्योंकि बिक रहा था, पानी उनके लिए कोई ऐसे स्पॉट नहीं थे जैसे वो पानी पिए, कावन जिसको बोलते हैं। तो मुझको बड़ा अफसोस हुआ। वो 3-4 लोग आए हुए थे, कहते हैं यार मैं थक गया हूँ मुझे क्या। मैंने कहा तुम आए क्यों थे। कहता वो अमीर ने वो उन्होंने भेज दिया, बोला अमीर साहब आ रहे हैं, हम अमीर के लिए आए थे, मगर मैं थक गया हूँ अब। तो ये कहानियाँ थी इन लोगों की। अच्छा, उससे पहले जो है एक और वाक़या हुआ मज़ार कायद पर जो हुल्लड़बाजी की गई। सर दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, बहुत अनफॉर्चुनेट है। कायद आज़म के मज़ार पर देखें, कायद आज़म जो है एक हमारी जो आपस में यूनिटी है ना उसकी अलामत है। कायद आज़म जो है वो हमारा जो पाकिस्तान का जो पाकिस्तान बना वो उसकी अलामत है। वो एक नॉन कंट्रोवर्शियल शख्सियत हैं। उनका मज़ार जो है हमारे लिए, जितने पाकिस्तान में मज़ार है ना, जितने भी आप मज़ार बोलते हैं, मैं माज़रत के साथ कोई ऐसी बात नहीं हो जाए कि जिस पे कोई बंदा नाराज़ हो जाए, जितने मज़ार हैं सबसे बड़ा मज़ार जो है कायद आज़म का है। सही। सबसे अहम शख्सियत पाकिस्तान में अगर कोई है तो वो कायद आज़म की है। सबसे इम्पॉर्टेंट शख्सियत कोई है तो वो कायद आज़म की है। वो बढ़कर हैं हम सबसे, यानी कि वो हम सब के जिस तरह हम लोग के वालिदैन होते हैं, हमारे दादा होते हैं, परदादा होते हैं, हम लोग अपने असलाफ़ का जिक्र करते हैं, ये उन सब असलाफ़ के भी ऊपर हैं, क्योंकि ही इज़ द फादर ऑफ द नेशन यार। ऐसा ही है। और उस जगह पे तो बल्कि मुझे याद पड़ रहा है कि जब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की रहलत हुई तो इस जगह तकरीबन 144 एकड़ का ये रकबा था। एक पहाड़ी सी थी उस वक्त जिस ज़माने में कायद साहब की रहलत हुई थी। तो तकरीबन यहाँ पे 2 लाख से ज़ायद जो है
अफराद झोंपड़ियों में रहते थे खेमे लगा के, जो महाजरीन आए हुए थे। तो मसला दरपेश हुआ कि कायद की जो है तदफीन करनी है। तो यहाँ लोगों से कहा गया भाई हमने जगह मुंतखब की है, तो आप लोग ठीक है यहाँ ठहरे हुए, लेकिन अब आप क्या कहते हैं, आपकी कायद की तदफीन करनी है। तो वो 2 लाख लोग आनन फानन उन्होंने अपने खेमे उठाए और वो उठ के यहाँ से चले गए कि ये जगह हमारे कायद की है। जी जी। उस कायद की कब्र पे कल जो हुल्लड़बाजी की, इन्होंने नारे लगाए। वहाँ के मेंटेनेंस के कवानीन अपने हैं, पाकिस्तान के आइन के मुताबिक जो है वहाँ आपको जलसा जुलूस नहीं कर सकते, कोई नारेबाजी नहीं कर सकते, किसी किस्म की दूसरी सियासी गैदरिंग नहीं आप कर सकते। और वहाँ न सिर्फ कब्र मज़ार के आते में, बल्कि कब्र का जो कफन है उसको फलांग के जो है जाली फलांगने के बाद अंदर पहुँच गए और वहाँ उन्होंने नारे लगाने शुरू कर दिए। इन लोगों को ये सोचना चाहिए था कि ये अपने वालिदैन की कब्रों पे, अपने परदादों की कब्रों पे ऐसा करते हैं। मरीम नवाज़ की तस्वीरें मौजूद हैं जो अपनी वालिदा की कब्र के पास बैठी हुई हैं, तो वो कितने एहतराम से बैठी हुई हैं। वहाँ पर इतना एहतराम है, फूलों की चादरें चढ़ा के खामोशी से सर पे दुपट्टा डाल के सवी सुपुत्री जिसको बोलते हैं ऐसे करके बैठी हुई। भाई हमारे पास देखें, मैं इस मामले बड़ा जज्बाती आदमी हूँ। हमारे पास पाकिस्तान में है क्या? एक कायदे आज़म है, एक हमारी फ़ौज है। एक हमारी फ़ौज है, हमारे पास और है क्या? ये बाकी तो सब बाकी कुछ शिया सुन्नी भाभी बरेलवी के नाम से बढ़ गए, कुछ पार्टियों के नाम से बढ़ गए। हमारे पास इकाई की 2 अलामतें हैं, वो यही हैं। और इन्होंने इन दोनों चीज़ों पर हिट किया, दोनों पे हिट किया, इन दोनों पे हिट किया। कायद आज़म के मज़ार पे जाके आप वो लैम एक्सक्यूज दे रहे हैं कि कायद आज़म के मज़ार पे जाके कोई ऐसी बात नहीं। अरे भाई, तो आपको उस जगह पे खामोश रहना था, हद अदब जिसको बोलते हैं, आपको वो इख्तियार करना था। आपको गलील अदब नहीं बनना चाहिए था, आपको वहाँ पर अदब का सबसे आला और अरफा मुजाहरा करना चाहिए था। दुनिया भर के लोग आते हैं, दुनिया भर की पार्टी से, जो भी ओहदेदारान हैं वो यहाँ आते हैं, पाकिस्तान कराची आते हैं बिलखुसूस, वो हाज़िरी देते हैं बड़े अदब एहतराम से। जी, आपका जो है ये खाली नहीं है अलामत, आपका जो फ़ॉरेन डेलीगेशंस आते हैं, अगर वो कराची में आते हैं यानी सिंध के दौरे की तरफ आते हैं, उनको लेकर आते हैं, तो उस जगह पे हाज़िरी देना उनका फ़र्ज़ होता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। ये डिप्लोमेटिक नॉर्म्स हैं। वो उधर जाते हैं, आपके दूसरी कंट्रीज़ के जो हेड ऑफ़ स्टेट्स हैं वो जब आते हैं तो उस जगह पे आके मौज़ोलियम के ऊपर जाके वो हाज़िरी देते हैं, फूल चढ़ाते हैं और खड़े होते हैं। कुछ देर चढ़ाने के बाद देखें वो ऐसे हाथ करके खामोश हो जाते हैं, ऐसे खामोश होकर तो 1 मिनट जो है वो स्टैंड करते हैं। तो वहाँ पर तो दूसरा माहौल है, क्योंकि ये अकाई है, ये पाकिस्तान की, जिस दिन हमने इसको कंट्रोवर्शियल कर लिया, पाकिस्तान कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। ऐसा ही है। तो ये तो हमारे लिए सबसे अहम चीज़ है भाई। हम खासकर जो कराची आइट हैं, हम लोग जो कराची में रहते हैं, आप सब लोग जो कराची में रहते हैं, उनको पता है कि इसकी क्या अहमियत है। और वो इसके लिए तो हम लोग तो कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी उससे गुजर सकते हैं। इनके साथ तो बहुत कम हुआ। इनको तो मैं कह रहा था जब वापस आए तो इनको तो छितर पड़ने चाहिए था। और तीसरा कारनामा इन्होंने किया, एक तो फ़ौज के ख़िलाफ़ बकवास की। सबसे पहले इन्होंने बानी पाकिस्तान के मज़ार की बेहुरमती की, फिर फ़ौज के ख़िलाफ़ बकवास की, फिर मज़ीद उन्होंने सितम किया कि वो एक पहाड़ों से उतर के आ गया है अचकज़ई ग्रुप का, ठीक है, उसने आते ही जो है उर्दू ज़बान पर हमला किया, यानी कि लिसानी मनाफरत फैलाने की भी कोशिश की। उसने कहा जी कोई उर्दू ज़बान पाकिस्तान की ज़बान नहीं है, सबसे पहले उर्दू ज़बान पर हमला किया। ये दरअसल वो कराची के रहने वालों पर हमला किया, पाकिस्तान की इकाई पे हमला किया। कायद आज़म का जो कायद आज़म जिस वक्त ढाका यूनिवर्सिटी में गए थे, ढाका यूनिवर्सिटी में गए थे, उस वक्त जो था मुजीबुर रहमान वहाँ की जो स्टूडेंट यूनियन है उसका सदर होता था मेरा ख्याल है ढाका यूनिवर्सिटी के अंदर ना। तो उस वक्त ये बहुत तारीखी बात है। तो उस वक्त उसने कहा था कि 2 ज़बानें होंगी। आप 2 करारदाद जो पेश की गई कि भाई बंगला को भी कौमी सरकारी ज़बान करार दे दिया जाए उर्दू के साथ साथ। तो कायद आज़म ने कहा था एक कौमी ज़बान है हमारी, उर्दू। उस वक्त वो उधर जवाब देकर आए थे कि हमारी कौमी ज़बान उर्दू है, उर्दू ही रहेगी, उर्दू ही होगी। तो जब कायद आज़म उस जगह पे ये बात करके आ गया तो ये अचकज़ई कौन होता है या दूसरे आप कौन होते हैं, मैं कौन होता हूं? के बाद ये जिस ज़बान को उन्होंने गाली दी वो उसी ज़बान में दी है, वो ज़बान बोलते उर्दू में बात की है उन्होंने। भाई इतनी आपको उससे ज़बान से परखाश है या उर्दू बोलने वाले से अगर आपको मसला है, आप अपनी ज़बान बोलो, जन्नाती ज़बान बोलते रहो भाई हमारी बला से। देखिए हर ज़बान का एक अहमियत है और हर ज़बान खूबसूरत है, क्योंकि वो एक तमद्दुन को ज़ाहिर करती है। ज़बान जो है बेसिकली एक तमद्दुन जो है उसका बैकग्राउंड है उसके लिए, ज़बान के लिए भी। और ज़बान सीखना भी चाहिए। मुख्तलिफ़ जगहों पे जाते हैं आप ज़बान सीखते हैं। हम इंग्लैंड चले जाते हैं, सऊदी अरब चले जाते हैं, अरब जाते हैं, अरबी सीखते हैं। वहाँ पर जाके इंग्लैंड में इंग्लिश बोलने लग जाते हैं, हम ही लोग जाके उधर उनकी ज़बान बोलते हैं। इसी तरीके से फ्रांस में जाते हैं, फ्रेंच सीख जाते हैं, फ्रेंच बोलते हैं। आपके जो पाकिस्तानी उधर रहते हैं, किसी भी जगह पे हम लोग जाते हैं वो ज़बान बोलते हैं।
इवन दो अगर आप चले जाते हैं किसी भी जगह पे, कराची से अगर चले जाएं हज़ारा की तरफ जाके रहने लग जाएं, केपी के अंदर रहने लग जाए, तो आप पश्तो वगैरह सीख जाते हैं क्योंकि लोकल ज़बान है। मगर इन सब ज़बानों को जो ओवर रूट करती है वो ज़बान है जो हमको यकजहती का इजहार करती है, जो हमारी नेशन को रिप्रेजेंट करती है, वो आपकी उर्दू है। उर्दू ज़बान है, लैंग्वेज है, एक लुगत है उर्दू। और उर्दू जो है इंग्लिश के बाद दुनिया में अगर कोई ज़बान सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया के अंदर समझी जाती है, दिस इज़ अ कम्युनिकेशन लैंग्वेज। देखें कम्युनिकेशन लैंग्वेजेस बहुत कम होती है, जिसमें से एक इंग्लिश ज़बान है और एक उर्दू ज़बान है। मैं आपको वाक़या बताऊं कि मैं फ़्रांस गया, तो जब मैं उतरा तो फ्रांस जा रहा था, तो लोगों ने मुझे कहा कि आप कुछ फ़्रेंच सीख जाए, वहाँ पे फ़्रेंच लोग, यानी मेरे जहन में था कि फ़्रेंच जो है वो फ़्रेंच बोलता है, इंग्लिश नहीं बोलता, ये करता। आप यकीन करें जब मैं फ़्रांस में उतरा तो मुझको मैं एक दिन भी ऐसा नहीं लगा कि मैं अजनबी हूँ, क्योंकि मेरे पास ज़बान थी, मैं उर्दू भी बोलता था, सही है, मुझे पंजाबी भी समझ में आती थी, पंजाबी भी मैं बोल लेता हूँ, मैं इंग्लिश भी बोलता था, और मैं अरेबिक भी बोल लेता हूँ बहुत अच्छे तरीके से। तो मैं जब उतरा तो वहाँ पर मेरी जो कम्युनिकेशन शुरू हुई वो इंडियंस और पाकिस्तानी जो थे, लाहौर के लोग ज़्यादा थे जो कि अपना रेस्टोरेंट चलाते हैं, हिलाल फूड, मैंने पूछा किधर है तो उस जगह पे चला गया, उस इलाके में। तो वो सब के सब हम सब आपस के अंदर उर्दू में कम्युनिकेट कर रहे थे। इंडियंस उर्दू में कम्युनिकेट करते हैं, बांग्लादेशी हमसे कम्युनिकेट कर रहे थे उर्दू के अंदर, उर्दू लैंग्वेज में। मैं बांग्लादेशी नहीं बोल रहा था उनसे, बट वो मुझसे मजबूर थे कम्युनिकेट करने के लिए उर्दू के अंदर। ऐसे ही। और जो लोग गल्फ़ में रहते हैं उनको पता है कि गल्फ़ के अंदर आपके पास साउथ एशिया के जितने भी लोग आते हैं, इंडिया से, इंडिया के किसी भी खत्ते से, केरला वाले हो गए, आप उधर इंडिया में नहीं बोलते उर्दू, वो यानी हिंदी बेसिकली वो बोल रहे होते हैं। और इसी तरीके से आपके बांग्लादेशी जो आते हैं, आपके नेपाली जो आते हैं, आपके भूटानी जो आते हैं, ये मैं आपको एक हकीकत बता रहा हूँ, वो सब के सब जब गल्फ़ में आते हैं तो वो उर्दू बोलने लग जाते हैं, क्योंकि उनकी कम्युनिकेशन लैंग्वेज जो हो जाती है वो सेकेंडरी कम्युनिकेशन लैंग्वेज जो होती है उर्दू बनती है। फर्स्ट कम्युनिकेशन लैंग्वेज है वो इंग्लिश है जो मरबूत करती है आपस के अंदर, और उसके बाद वो अरेबिक बोलने लगे जाते तो वैल्यू एडेड हो जाती है। मगर उर्दू मजबूर करती है कि आप उर्दू बोलें, लोग उसको समझते हैं और उसको बोला जाता है। वो पाकिस्तान में नहीं बोली जाती, वो पूरी दुनिया में बोली जाती है, जिधर जिधर है, जिधर आपका साउथ एशियन लोग कम्युनिटी है, तो वो लोग समझते भी हैं, करते भी हैं। उसके बाद आपने देखा कि एक बालियात के अंदर आपकी एक जर्मन थी, बहुत ज़बरदस्त अदब से उनका ताल्लुक था, उन्होंने PhD की थी बाकायदा एक बालियात में। एक बालियात के अंदर करने के बाद वो उर्दू बोली थी, उन्होंने सबसे पहले उर्दू पढ़ना और लिखना सीखा था। बल्कि एक अंग्रेज़ अदीब है, उन्होंने बाकायदा यहाँ ज़िंदगी गुजारी, राल्फ रसल की बात करते हैं, उसे अंग्रेज़ी उर्दू ज़बान का अंग्रेज़ अदीब कहा जाता है। वो शख्स यहाँ आया, उसने बाकायदा ये ज़बान सीखी, उस ज़बान में अदब जो है उसने लिखा। और यहाँ हमारे यहाँ जो है वो तासुब बरता जाता है जी। और आप ये देखें कि जितने आपके जो सफ़ीर होते हैं, जैसे इंग्लैंड के सफ़ीर हैं, अब आप देख रहे हैं वो आते हैं बाहर, तो वो कोशिश करते हैं कि उर्दू लैंग्वेज बोले, तो वो उर्दू लैंग्वेज सीखते हैं, क्योंकि दैट इज़ अवर नेशनल लैंग्वेज। उनको पता है कि ये ज़बान हमारी ज़बान है, नेशनल ज़बान जो है हमारी कम्युनिकेशन लैंग्वेज है, वो हमारी आइडेंटिटी जो है वो ज़बान है। रंग, खेल, फूल, ज़बान, ये सब एक, और आपका जैसा कौमी जानवर, नेशनल जो एनिमल, ये सब दुनिया के नक्शे पे बताया जाता है, लिखा जाता है कि जिस तरीके से हमारा जो है नेशनल गेम हॉकी है, चाहे वो आगे है नहीं है, बट वी आर नोन एज हमारी नेशनल गेम जो है वो हॉकी की वजह से हमारी पहचान है। इसी तरीके से उर्दू की वजह से हमारी पहचान है। इसी तरीके से हमारा कौमी जानवर, बताएं कौन है हमारा कौमी जानवर? मारखोर, ISI। अच्छा, इस तरह ये बात ख़त्म करते हैं और अगले सेशन में इंशाल्लाह जी शामिल होंगे। ज़रूर, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। मैं और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और उसके ऊपर जो बेल का आइटम लगा होता है ना ऐसे करके, उसको भी ज़रूर दबाया करें। भैया की बात मान लें, बहुत से लोगों ने अभी तक फॉलो नहीं किया। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान।